नमस्कार, आप देख रहे हैं दोपहर विशेष और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। हाल ही में हुए अहमदाबाद प्लेन हादसे के बाद लोगों के जहन में डर और दहशत है। इसी प्लेन क्रैश के दौरान इकलौता यात्री प्लेन के इमरजेंसी डोर से बचकर बाहर आ गया था। ऐसे में न्यूज 18 रिपोर्टर ने भी इस हवाई जहाज के कॉकपिट में जाकर लाइव डेमो देने की कोशिश की। हमारे संवाददाता ने यह बताने की कोशिश की है कि कैसे इमरजेंसी डोर से बाहर निकला जा सकता है। जब हवाई जहाज के अंदर खतरे की आहट होती है, प्लेन की कॉकपिट में मौजूद कैप्टन जो हवाई जहाज का पायलट होता है, उससे जानने का प्रयास किया कि इस इमरजेंसी में एक पायलट क्या क्या कर सकता है। इसे जानना और सुनना आपको भी बेहद जरूरी है। देखिए फ्लाइट के टेक ऑफ की पूरी कहानी इस रिपोर्ट के जरिए। हम एक ओरिजिनल प्लेन के अंदर हैं और मिस्टर मैंने आपको बताया कि रिप्रेजेंट तरीके से हम आपको दिखाना चाहते हैं कि एग्जैक्टली क्या हुआ होगा 12 जून को दोपहर 1:30 बजे के आसपास, जब एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ होती है और महज 50 सेकंड के अंदर वो क्रैश हो जाती है। तो कैप्टन जाने से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इसमें जो पार्ट्स हैं क्या हुआ होगा एग्जैक्टली और क्या क्या संभावनाएं हैं। कैप्टन जाने ये बताइए कि 11 जून को इसी तरीके का माहौल होगा, यही कॉकपिट होगी, हुआ क्या था एग्जैक्टली, क्या लगता है? ये बोइंग 737-200 की कॉकपिट है और ये जो विमान है अभी फिलहाल ये टेक्निकल एजुकेशन के लिए इंडस यूनिवर्सिटी एवं वेस्टर्न इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स प्राइवेट लिमिटेड में स्थित है। ये बोइंग 737 की कॉकपिट है और ये एयरक्राफ्ट में ट्विन इंजन लगते हैं। बिल्कुल 787 ड्रीम लाइनर में भी ट्विन इंजन लगते हैं। चाहे जहाज कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कॉकपिट की साइज तो सेम ही रहती है। उसका बेसिक ऑपरेशनल कंट्रोल, वो सारी चीजें जो हैं जैसे कि फ्लैप्स हैं, लैंडिंग गियर्स हैं, उसके जो 3 प्राइमरी कंट्रोल सरफेसेस हैं, सेकेंडरी कंट्रोल सरफेसेस है, वो बेसिक कंट्रोल सारे सेम रहते हैं। तो अब जैसे कि आपने जो सवाल पूछा कि AI-171 में क्या हुआ होगा, तो देखिए बहुत सारी संभावनाएं होती हैं। कोई भी दुर्घटना होती है तो उसके मुख्य 4 कारण होते हैं। एक होता है पायलट की गलती होना, दूसरा कारण होता है कोई टेक्निकल खामी होना, तीसरा कारण हो सकता है कि वेदर खराब हो, और चौथा कारण ये हो सकता है कि उसको किसी से थ्रेट डेवलप हुआ हो, यानी किसी ने कोई कॉन्स्पिरेसी का वो जहाज हिस्सा उसका हो गया हो। तो ये अलग अलग प्रकार की संभावनाएं होती हैं और कोई भी एयरक्राफ्ट का जब क्रैश होता है तो ये सारी संभावनाओं को देखते हुए उसका जो इन्वेस्टिगेशन आगे किया जाता है। कैप्टन जाने आपसे समझना चाहेंगे कि सपोज पायलट है, आप AI-171 के पायलट हैं, आपने बैठा और ATC से कमांड आता है कि आप टेक ऑफ कर सकते हैं, तो एकदम शुरू से बताइए कि क्या क्या चीज से क्या क्या होता है और आप प्लेन उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं और वो सिचुएशन आ जाती है, 50 सेकंड बाद इमरजेंसी हो जाती है, मेडे, ये पूरा करके दिखाइए कि एग्जैक्टली हुआ क्या। अभी हम रनवे पे हैं। और हम उड़ान की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि हमारा टेक ऑफ होने वाला है। ठीक है। तो टेक ऑफ से पहले एक प्री टेक ऑफ चेकलिस्ट होता है जो पायलट होता है, जो वो पढ़ते हुए और सारी जैसे कि चेक करते हैं। कैसे चेक करते हैं? कैसे जैसे होता है ये कि सब? आपका जैसे कि ये अल्टीमीटर हो गया। अल्टीमीटर में प्रेशर सेट करना होता है। फिर फ्लैप सेटिंग करते हैं। तो फ्लैप जो होता है वो ऐसे ये फ्लैप है? हाँ जी, फ्लैप है ये। तो ये जो फ्लैप होता है वो टेक ऑफ के लिए सेट करते हैं ऐसे। ओके, ठीक है। तो ये टेक ऑफ के लिए सेट करते हैं। ये स्पॉइलर जो होता है वो अंदर की तरफ होना चाहिए। फिर थ्रॉटल जो है वो आइडल पे होना चाहिए। आपकी ब्रेक लगी हुई होनी चाहिए। सारे इंस्ट्रूमेंट्स हम चेक एंड सेट करते हैं। जो ब्रेक्स हैं वो को पायलट और कैप्टन ऑपरेट कर सकते हैं? दोनों कर सकते हैं। इवन ये जो कंट्रोल कॉलम है, कंट्रोल कॉलम भी इंटीग्रेटेड होता है। दोनों कंट्रोल कॉलम जो होता है। कैप्टन ये नहीं बताइए कि अगर आप बैठे हैं और आपको ATC ने परमिशन दिया कि यू कैन गो टेक ऑफ, तो पूरा प्रोसेस करके दिखाइए आप हमें। अच्छा, तो हमें टेक ऑफ करने से जो टेक ऑफ क्लियरेंस देते हैं तो हम उसको एक्नॉलेज करते हैं और उसको पहले ब्रेक रिलीज कर देते हैं हम। ब्रेक रिलीज जो कर देते हैं, और जो ये रडर पेडल होते हैं, रडर पेडल के ऊपर की तरफ ये ब्रेक है। हम जैसे कि ब्रेक रिलीज कर दिया हमने। ठीक है। ये और फिर ये थ्रॉटल उस वक्त आइडल पे होते हैं। ओके, आइडल मीन व्हाट लेमन की भाषा में? आइडल पे मतलब वो अपनी मिनिमम रफ्तार पे होते हैं। अच्छा, ठीक है जी। ओके। फिर उसको ऐसे पकड़ के फिर ऐसे आगे की तरफ कर देते हैं। ठीक है। फिर जहाज जो है वो रन करना शुरू कर देता है फुल स्पीड पे। जी, वो धीरे धीरे एक्सेलरेट होना, वो जो उसकी रफ्तार जो है रनवे के ऊपर बढ़ती जाती है। ओके। तो फिर उसमें एक V1 स्पीड आती है, V2 स्पीड आती है। तो
ये जो V2 स्पीड होती है वो जब आ जाती है, पायलट इसको हल्के से रोटेट करता है ऐसे। अपनी तरफ खींचते हैं जी, इसको जी। क्या बोलते हैं आप? इसे कंट्रोल कॉलम कहते हैं। उसे कंट्रोल कॉलम। ये बोइंग जैसे विमानों में ये जो होता है कंट्रोल कॉलम होता है। ओके कैप्टन, ये बताइए कि अगर AI सपोज आप AI 171 में है और 40 सेकंड में क्या हुआ, क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं कि पायलट नहीं कर पाया, और क्या बातचीत हुई होगी, और किस तरह से पायलट ने पूरी कोशिश की होगी कि वो टेक ऑफ कर जाए, सेफ लैंडिंग कर जाए, कुछ हो जाए, बचा ले अपने आप को? हाँ देखिए, वैसे तो अभी ये जो पूरा मामला है वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है, ब्लैक बॉक्स से रिकवर हुआ संभावनाएं? है जी। ब्लैक बॉक्स की जो, हाँ जी, ब्लैक बॉक्स का जो डेटा मिलेगा वही ऑथेंटिक माना जाएगा, मगर जो संभावनाएं हम सोच रहे हैं, देखिए सबसे पहले तो इसमें कोई पायलट की एरर हो वैसा तो प्राथमिक नजर में नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि पायलट्स ने बहुत ही प्रोफेशनली ये मैटर को हैंडल करने की कोशिश की है, और जो शायद जो जैसे मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से उसमें उन्होंने मेडे भी मैसेज रिले किया हुआ है। मेरे वैसे कैसे होता है? नहीं, मेडे का मतलब होता है जब वॉइस कोई इमरजेंसी आ जाती है, जहाज काबू में नहीं रहता है, जैसे कि आग लग जाती है या कोई कंट्रोल फेल हो जाता है, हाँ। जहाज हाइट लूज करने लगता है, क्रैश होने की संभावनाएं बढ़ जाती है, तब पायलट जो होता है वो मेडे मैसेज को रिलीज करता है। क्या हुआ होगा कि इस कॉकपिट में आप हैं, सपोज सौरवाल जी इसको ऑपरेट करे, क्या हुआ होगा? जहाज जो है वो धीरे धीरे बैठ जा रहा है, यानी वो लॉस ऑफ थ्रस्ट भी हो सकता है, थ्रस्ट कम हुआ हो या थ्रस्ट चला गया हो, टोटल कट ऑफ हुआ हो थ्रस्ट, ऐसा भी हो सकता है। मगर जैसे कि मैंने कभी सुना नहीं है कि दोनों इंजन एक साथ फेल हो जाए और विदाउट एनी कॉज। अगर बर्ड हिट होता है और इंजन डैमेज हो जाते हैं, इंजन शटडाउन कर जाते हैं, तो ऐसा तो सुनने में आया है, मगर ऐसे ही चलते चलते दोनों इंजन बंद हो जाए तो ऐसा तो कभी सुनने में नहीं आया क्यों है। गिरा होगा? मगर लॉस ऑफ थ्रस्ट इसकी वजह से हो सकता है। जनरली अगर इंजन ठीक से काम कर रहे हैं और कंट्रोल्स ठीक से काम कर रहे हैं तो जहाज हवा में तो हम बना ही सकते हैं, Okay. उसको मेंटेन कर सकते हैं। अगर थ्रस्ट नहीं मिल रहा है तो क्या क्या इसमें ऑपरेशन कर सकते हैं? अगर सपोज थ्रस्ट नहीं मिल रहा है तो थ्रस्ट नहीं मिल रहा है तो मैंने जैसे आपको बताया उसमें दो तरीके होते हैं। एक तो सपोज आपके पास इंजन रिस्टार्ट करने का मौका ही नहीं है, आपके पास टाइम ही नहीं है, इधर से तो इंजन को अगर रिस्टार्ट करने का आपके पास टाइम नहीं है तो आपका तो एक ही काम रहता है कि जहाज को हो सके उतना संभालो और रिहायशी इलाकों से दूर ले जाओ। हमने सिर्फ आपको रियल प्लेन में ये समझाने की कोशिश की क्या क्या संभावनाएं हो सकती है, ये रियल कॉकपिट में जो कैप्टन जानी ने हमें और अपने दर्शकों को समझाने की कोशिश की एग्जैक्टली क्या हुआ होगा, क्या क्या संभावनाएं होंगी जिसकी वजह से इतना बड़ा प्लेन हादसा अहमदाबाद में हुआ। अहमदाबाद से कैमरामैन कल्पेश के साथ विवेक गुप्ता, न्यूज़ 18 इंडिया। और अब बात सिल्क सिटी भागलपुर की करेंगे। इस शहर की पहचान हमेशा से एक सिल्क सिटी के तौर पर हो रही है। यहाँ के सिल्क से बनी साड़ी और दूसरे कपड़े न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी काफी लोकप्रिय हैं। यहाँ के सिल्क की वैश्विक पहचान होने के बावजूद बुनकरों की हालत बेहद खराब है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि जल्द ही भागलपुर के सिल्क उद्योग और कारीगरों की किस्मत बदलने वाली है, क्योंकि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भागलपुर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ऐसी मांग कर दी है जो अगर पूरा हो गया तो न सिर्फ भागलपुर का सिल्क उद्योग के दिन बदल जाएंगे बल्कि बड़े स्तर पर रोजगार भी पैदा होंगे। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। सिल्क के बुनकरों के बदलेंगे दिन। भागलपुर में बनेगा मेगा टेक्सटाइल पार्क। चिराग ने बुनकरों में जगाई नई उम्मीद। भागलपुर, जहां का सिल्क उद्योग, सिल्क से बनी साड़ियां और दूसरे कपड़े यहां की पहचान है। सिल्क का काम करने वाले कारीगर और बुनकरों ने अपनी मेहनत से इसकी पहचान को न सिर्फ देश भर में बल्कि दुनिया तक पहुंचाया है। रेशम नगरी भागलपुर की पहचान वैश्विक स्तर पर है, लेकिन पिछले कुछ दशकों में भागलपुर के सिल्क उद्योग की हालत काफी खस्ता है। बुनकरों की हालत काफी दयनीय है, लेकिन ऐसा लगता है कि अब जल्द ही यहाँ के बुनकरों का भाग्य बदलने वाला है, क्योंकि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भागलपुर को पीएम मित्र योजना के तहत बनने वाले मेगा टेक्सटाइल पार्क में शामिल करने की मांग की है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पत्र लिखकर पीएम मित्र योजना के तहत भागलपुर को मेगा टेक्सटाइल पार्क घोषित करने की मांग की है।
भागलपुर के नाथनगर और चंपानगर में काफी संख्या में बुनकर और कारीगर रहते हैं और पावरलूम और हैंडलूम से सिल्क के धागों से कपड़ा तैयार करते हैं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर मेगा टेक्सटाइल पार्क में भागलपुर को शामिल करने की मांग की है, जिससे यहाँ के कारीगर काफी खुश हैं। चिराग पासवान जी का ये मांग तो स्वागत योग्य है। उन्होंने जब भागलपुर की धरती पर वो आए थे सवार में, तो मैंने इस संदर्भ में उनसे खुद आवेदन दिया था और मांग की थी कि वो इस संदर्भ को उठाएं, और लगता है कि उन पर ये आवेदन का प्रभाव पड़ा, उन्होंने इस मांग को रखा है, तो ये बहुत स्वागत योग्य है। भागलपुर के सिल्क उद्योग से लाखों लोगों को रोजगार मिलता है। आज भी बड़ी संख्या में बुनकर सिल्क का काम करते हैं, लेकिन संसाधनों की कमी ने बुनकरों की हालत को दयनीय बना दिया है। हालत ये है कि जिस भागलपुरी सिल्क की पहचान वैश्विक स्तर पर है, उसे बनाने के लिए ना तो पर्याप्त जगह है, ना ही संसाधन। हालांकि चिराग पासवान की मांग के बाद यहाँ के बुनकरों में उम्मीद का चिराग जला है। अब उम्मीद है कि चिराग ने जब सूरज को चिराग दिखाया है, तो चिराग से चंपा की ये सिल्क की जो है रोशनी होगी। सिल्क के बुनकरों के घर में भी चिराग जलेगा, आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा और बुनकरों के भी दिन जो है अच्छे आए। भागलपुर का सिल्क उद्योग काफी समृद्ध है। भागलपुरी सिल्क के कपड़ों की पहचान वैश्विक स्तर पर है। भागलपुर सिल्क को दुनिया में क्वींस ऑफ फैब्रिक्स कहा जाता है। भागलपुर का सिल्क भारतीय हस्तकला की पहचान है। भागलपुर में रेशम उत्पादन बौद्ध काल से चलता आ रहा है। जापान, यूरोप, पश्चिमी एशिया सहित दुनिया भर में भागलपुरी उत्पाद की मांग है। अगर भागलपुर को पीएम मित्र योजना के तहत मेगा टेक्सटाइल पार्क में शामिल किया जाता है, तो इससे भागलपुर के साथ पूरे बिहार का विकास होगा। स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। बुनकरों की आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। भागलपुर के सिल्क उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। बड़े स्तर पर नए रोजगार पैदा होंगे। एक बार फिर से चिराग पासवान ने पीएम मित्र योजना के तहत भागलपुर को मेगा टेक्सटाइल पार्क घोषित करने की मांग की है, तो ऐसे में भागलपुर के बुनकर और कारीगरों की उम्मीदें चिराग से काफी ज्यादा जग गई है। अगर चिराग पासवान की मांग मान ली जाती है, तो इससे भागलपुर के साथ यहाँ के लोगों की किस्मत भी बदल जाएगी, खासकर सिल्क उद्योग से जुड़े लोगों की। दरअसल भागलपुर रेल, सड़क और हवाई मार्ग से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है, जिससे कच्चे माल की आपूर्ति और यहाँ तैयार होने वाले कपड़ों को आसानी से आयात और निर्यात किया जा सकता है। भागलपुर से न्यूज 18 के लिए विकास कुमार सिंह की रिपोर्ट। और अब बात झारखंड के हाथियों के आतंक की, जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। खाने की तलाश में हाथी ग्रामीण इलाकों में घुसते हैं, जहां हाथियों का झुंड कभी लोगों के घर को तोड़ देता है, तो कभी खेत में खड़ी फसल को बर्बाद कर देते हैं। हाथियों के आतंक ने आम लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। लेकिन अब हाथियों के उत्पात को रोकने के लिए पूर्वी सिंहभूम के दलमावल प्रमंडल के अधिकारियों ने एक अनोखी पहल की है, जिससे उम्मीद जाहिर की जा रही है कि इससे हाथी ग्रामीण इलाकों में आना बंद कर देंगे। देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। हाथियों के आतंक से मिलेगी मुक्ति। हाथियों को रोकने के लिए अनोखी पहल। सीड बॉम्बिंग से हाथियों के उत्पात पर लगेगा लगाम। झारखंड के कई इलाकों में हाथियों का आतंक बढ़ता जा रहा है। हाथी जंगल से निकलकर ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचते हैं। कभी लोगों के घर तोड़ देते हैं, तो कभी खेतों में खड़ी फसल को चट कर जाते हैं। हाथियों के उत्पात की वजह से अब तक कई लोगों की जान भी जा चुकी है। लेकिन कुछ ऐसे इलाके भी हैं जहां हाथियों का आतंक इतना बढ़ गया है कि लोगों का घरों से निकलना तक मुश्किल हो गया है। पूर्वी सिंहभूम का दलमा वन प्रमंडल क्षेत्र के लोग भी हाथियों के आतंक से त्रस्त हैं। लेकिन अब हाथियों के आतंक पर लगाम लगाने के लिए वन प्रमंडल के अधिकारियों ने एक अनोखी पहल की शुरुआत की है।
जिसके बाद उम्मीद ये जताई जा रही है कि हाथियों के आतंक पर लगाम लग जाएगा। हाथियों के उत्पात से निपटने के लिए अब वन विभाग पूरी तरह से एक्शन में है। तस्वीर आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि अब पहली बार पूरे झारखंड में वन विभाग द्वारा अब ड्रोन के माध्यम से ये जो आप देख सकते हैं कि इससे सीड जो है वो पहाड़ों पर गिराया जाएगा और इसमें कहीं ना कहीं जो पेड़ होंगे उसके बाद हाथियों का जो रोकने का काम होगा उसे सीधे तौर पर रोका जाएगा। लोगों को हाथी के आतंक से मुक्ति दिलाने के लिए दलमा वन प्रमंडल के अधिकारियों ने पहली बार झारखंड के पहाड़ों में सीड बॉम्बिंग की शुरुआत की है। इसकी शुरुआत चांडिल के पुष्पुतुल दलमा क्षेत्र से की गई है, जहां सबसे ज्यादा हाथियों का आतंक देखा जाता है। अब जरा समझिए कि सीड बॉम्बिंग क्या है और कैसे इससे हाथियों के उत्पात से मुक्ति मिलेगी। झारखंड के जंगलों में फलदार और बांस का पौधा लगाया जाएगा। ड्रोन के जरिए जंगलों, पहाड़ी इलाकों में सीड गिराया जाएगा। पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला के जंगलों में सीड का छिड़काव होगा, जिससे जंगल हरे भरे होंगे और हाथियों को खाना मिलेगा। ड्रोन के जरिए हाथियों पर नजर रखी जा सकेगी। जंगल में पेड़ों की कटाई और आग पर नजर रखी जाएगी। जंगल में सीड छिड़काव का काम शुरू होने से आसपास के ग्रामीण काफी खुश हैं। उन्हें उम्मीद ये है कि इस पहल से आने वाले समय में हाथियों के आतंक से उन्हें राहत मिलेगी। अब गांव के लोग भी काफी खुश है कि हाथियों के उत्पात से कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिलेगी। जहां एक तरफ जो हमारा जंगल है वो हरा भरा होगा, तो वहीं दूसरी तरफ जंगलों के बीचों बीच हाथियों को खाने की जो फल पेड़ मिलेगी, उससे कहीं ना कहीं हाथी जो है वो जंगल से बाहर ना निकलेंगे। दलमा कोल्हान क्षेत्र के डीएफओ सब्बा आलम अंसारी ने यह बताया कि कई जगह जंगल इतने घने हैं कि वहां तक पहुंचना काफी चुनौती भरा हो जाता है। इसीलिए ड्रोन के माध्यम से जंगल के बीचों बीच तक सीड का छिड़काव किया जाएगा, ताकि आने वाले वक्त में हाथियों के आतंक को रोका जा सके। जो भी दुर्गम स्थल है और जो भी इनएक्सेसिबल एरियाज है, उस जगह पर फलदार पौधे उगाने के लिए हम लोग सीड बॉम्बिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये सीड बॉम्ब का जो छिड़काव जो होगा वो ड्रोन के माध्यम से होगा। ये झारखंड में पहली बार ये अपनाया जा रहा है। दलमा वन प्रमंडल के रेंजर प्रकाश रंजन ने यह बताया कि पेड़ों की कटाई की वजह से जंगल में हाथियों को पर्याप्त खाना नहीं मिल पाता है। ऐसे में खाने की तलाश में हाथी जंगल से बाहर निकलकर ग्रामीण इलाके में पहुंचते हैं और कभी लोगों के घर को नुकसान पहुंचाते हैं, तो कभी फसलों को। ड्रोन के माध्यम से बॉल का छिड़काव, बरसात होने के बाद बॉल से फट के सीड निकलेगा, उससे प्लांट होगा, तो जंगल का घनत्व बढ़ेगा। हाथी को कहीं चारा के लिए भटकना गांव तरफ नहीं जाना पड़ेगा, जंगल में ही मिल जाएगा। यही सब सुविधा को देखते हुए और फॉरेस्ट का घनत्व भी बढ़ेगा। हाथियों के आतंक ने ग्रामीणों को जरूर परेशान कर रखा है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर हाथी जंगल से निकलकर आबादी वाले इलाके में क्यों आते हैं। तो इसके कई कारण सामने आए हैं, जैसे पेड़ों की कटाई से जंगल लगातार सिमटता जा रहा है। जंगल सिमटने से हाथियों को पर्याप्त खाना नहीं मिल पा रहा है। खाने की तलाश में हाथी रिहायशी इलाके में आते हैं। आग लगने की वजह से भी पेड़ कम होते जा रहे हैं। पिछले कुछ महीने में हाथियों का आतंक ज्यादा बढ़ गया है। हालत ये है कि लोग अकेले जंगल में जाने से डरते हैं। गांव में भी लोग अकेले निकलने से डरते हैं। जानकारी के मुताबिक पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला में 40 से 50 हाथियों का आतंक है। 3 महीने में दर्जनों घरों को तोड़ चुके हैं हाथी। कई एकड़ खेत में खड़ी फसलों को भी नष्ट कर चुके हैं। हाथियों के आतंक की वजह से 3 महीने में पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला में 12 लोगों की मौत हो चुकी है। हाथियों के रिहायशी इलाकों में आने की कई वजहें हैं, लेकिन इससे लोगों को न सिर्फ जान की हानि हो रही है, बल्कि फसलें भी खराब हो रही है, घर भी टूट रहे हैं। ऐसे में लोगों को हाथियों के आतंक से निजात दिलाने के लिए ड्रोन के जरिए जंगल और पहाड़ी इलाकों में फलदार और बांस के पौधे के सीड का वहां पर छिड़काव किया जा रहा है, ताकि हाथियों को रिहायशी इलाके में आने से रोका जा सके। अब देखना होगा कि वन विभाग की ये कोशिश कितना रंग लाती है। पूर्वी सिंहभूम से न्यूज़ 18 के लिए आशीष तिवारी की रिपोर्ट। कहते हैं हर इंसान में कोई न कोई खूबी जरूर छिपी होती है, बस जरूरत है उसे पहचान कर निखारने की। ऐसे में कोई जौहरी अगर ऐसा मिल जाए
तो आपकी प्रतिभा को निखार कर उसे दुनिया के सामने मंच पर ला सके। रांची में हुनर कला एक ऐसी ही संस्था है जो प्रतिभा को पहचान कर उम्र की दीवार को गिराने में सफल रही है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। उम्र कोई भी हो, अगर आप में प्रतिभा है तो आप दुनिया भर में अपनी पहचान बना सकते हैं। रांची के लालपुर में हुनर कला के माध्यम से डॉक्टर मधु मिश्रा एक ऐसा ही अभियान चला रही हैं। अपनी संस्था के जरिए युवाओं के साथ साथ हर उम्र के लोगों को उनके हुनर से रूबरू कराती हैं। यहाँ कोई भी आपके हाउसवाइफ है, कोई भी है जो पढ़ी भी लिखी भी नहीं है, कोई भी यहाँ आ सकते हैं, कोई उम्र के आ सकते हैं, यहाँ प्रशिक्षण ले सकते हैं। बात मधुबनी पेंटिंग की हो या फिर कपड़ों पर चित्रांकन कर उसे बेहतरीन डिजाइनर लुक देने का, या फिर डांसिंग और मॉडलिंग के जरिए रैंप वॉक की बात हो, उनके ट्रेंड छात्र आत्मविश्वास से भरपूर नजर आते हैं। इसके लिए बाकायदा हर क्षेत्र के एक्सपर्ट अपनी सेवा संस्थान में देते हैं। हुनर कला के जरिए ट्राइबल समाज की प्रतिभा भी खुलकर सामने आ रही है। साड़ियाँ हैं, वैसे तो हम लोग सोहराई पेंटिंग भी करते हैं और सब तरह का फोक आर्ट करते हैं। इंडिया में जितने फोक आर्ट हैं वो हम लोग सब करते हैं, बट मैं हुनर कला से जुड़ी हूँ मधुबनी पेंटिंग सिखाने के लिए। हमारे रांची के बच्चे जो कि काफी टैलेंटेड हैं, तो हम चाहते हैं कि उनको इंडिपेंडेंट बनाया जाए। आर्ट में भी सीख रही हूँ और मैं चाहूंगी कि मेरे फ्रेंड्स जो भी है वो यहाँ पे हुनर कला में जुड़े और यहाँ पे अपना क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। बेटी जैसे पेंटिंग सीख सकती है, डांस सीख सकती है, जैसे पार्लर से जुड़ी हुई है तो पार्लर से भी आगे बढ़ सकती है, अपना कला दिखा सकती है। हुनर कला दरअसल आर्ट्स और स्किल का एक डेवलपमेंट सेंटर है, जिसका उद्देश्य लोगों को उनकी रचनात्मकता को पहचानने, विकसित करने और उसे पेशेवर सफलता में बदलने में मदद करता है। अगर उम्र के पीछे आप भाग रहे हैं तो भागने की जरूरत नहीं है। खुद को थोड़ी देर के लिए बच्चा मान लीजिए। जब बच्चा मानेंगे तो वास्तव में आपके अंदर का वो बचपन जागेगा। जब बचपन जागता है तो वास्तव में दिल में कुछ सीखने की तमन्ना आती है। जब सीखने की तमन्ना आती है तो फिर आप किसी ऐसे ही मधुबनी पेंटिंग हो, चाहे आप डांसिंग हो, कुछ भी ऐसी ख्वाहिश जो आप बचपन में नहीं कर पाए, उसे अब जाकर एक साकार रूप दे सकते हैं। कैमरामैन संजीत तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। तो दोपहर विशेष में आज बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।